पहले तो हार्ड पेपर था, देखना आसान था। अब आपको क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करना है तो उसमें टाइम, वो प्रोसेसिंग का कुछ टाइम होता है, वो टाइम आपका जाया हो रहा होता है, लेकिन वो काउंट नहीं होता, काउंटर रुक जाता है उस वक्त। ठीक है, मसलन वो जब आप क्वेश्चन पेपर को आगे लेके जाते हैं ना, अभी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आगे जाने में टाइम वेस्ट होता है। मसलन ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, जब मैं आगे जाऊंगा ये, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये वेस्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये टाइम आपका काउंटर रुक जाता है जब ये हो रहा है, ये जो ऊपर टाइम आ रहा होता है ना, ये रुक जाता है, टेंशन नहीं लेनी। तो इधर से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। अब मसलन ये जो ब्लैक कलर में, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका एक्टिव है, व्हाइट का मतलब है आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जब आप किसी क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो डार्क ग्रे हो जाएगा। अगर आप किसी को पार्शली अटेम्प्ट करेंगे, एक रिक्वायरमेंट कर ली दूसरी छोड़ दी, तो वो लाइट ग्रे होगा। समझ आ गई है? जिस क्वेश्चन पे इस वक्त आप हैं वो ब्लैक है, व्हाइट का मतलब है ऑल रिक्वायरमेंट्स आर पेंडिंग। अभी तो ये आपको कलर इस पे नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वहां, और आपने देखते रहना, ये ना हो गलती से कोई पार्ट छोड़ जाए। मसला अगर कोई क्वेश्चन 4 लाइट ग्रे, इसका मतलब है कि आपने इसका कोई ना कोई पार्ट छोड़ा हुआ है जो आपसे रह गया है, और अगर कोई रह जाए तो बेहतर होता है उसको फ्लैग कर लें। समझ आ रही है? फ्लैग कर लें, जैसे ये मैंने क्वेश्चन 3 को फ्लैग कर लिया। फ्लैग का मतलब क्या होता है कि इसका कुछ मिसिंग है पार्ट, तो फ्लैग से बंदे को फिर याद रह जाता है। या मैं किसी भी क्वेश्चन को आप फ्लैग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 7 पे आया हूं, तो चलो वो बेहतर है, मेरा ख्याल है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन 7 पे लेके जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जी, मैं इसको फ्लैग करना चाहता हूं, अनफ्लैग। ठीक है, बात समझ आती है? चलें, ये बातें अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी करते हैं। आपने कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ये तो पिछली दफा ही हो गया था। अच्छा, न्यूमेरिकल का और थ्योरेटिकल का क्या है? इसमें भी वही मैंने किया है। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल की देखें, पहले तो न्यूमेरिकल ज्यादा होता था, थ्योरेटिकल कम। ये सिर्फ कोविड की अटेम्प्ट थी, इस वजह से ज्यादा था, अदरवाइज 10 से 11 12 15% से ज्यादा नहीं आता था। अब आई कैप ने 30% तकरीबन फिक्स कर लिया हुआ है। कितने परसेंट? 30%, 31, 32। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि पेपर में तकरीबन 30 से 32 या 30 से 35 नंबर थ्योरी होगी, बाकी आपका न्यूमेरिकल होगा। और मैं तो कहता होता हूं जितनी थ्योरी ज्यादा उतना अच्छा है। थ्योरी के लिए लिखने से पहले सोचना पड़ता है, सोच के लिखोगे तो कटिंग भी कम होगी। अब तो कटिंग का पॉइंट ही कोई नहीं, टाइप करो जिंदाबाद, और आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में थ्योरी है और उसका कोई पार्ट ए बी पार्ट से लिंक नहीं है, तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें और पहले थ्योरी का आंसर लिख दें। इससे आपका एतमाद भी बहाल होगा और आपको बाद में अर्जेंसी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्जेंसी में जो आप थ्योरी के आसान नंबर है ना वो मिस कर जाएंगे। तो मेरी सजेशन यही होती है कि थ्योरी वाला पार्ट अगर किसी क्वेश्चन में है तो वो पहले अटेम्प्ट करें। तो ये समर 22 से विंटर 24 तक की एवरेज तो यही निकल रही है 24 और 76 नंबर का न्यूमेरिकल। तो लेकिन ये आप इसको जेन में रखें, आप 30 नंबर ही जेन में रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखें थ्योरी का पोर्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विंटर 22 में भी देखें कितने परसेंट थ्योरी है। ये जितनी थ्योरी पहले आती थी अब तकरीबन उतना ही रेट आप 30% की जेन में रखें। अगर वो न्यूमेरिकल ज्यादा करते हैं ना, तो इसका मतलब है आपकी पेपर की मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी, आपका पेपर अवेलेबल टाइम में मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी का मिक्स भी बता दिया है। ये मैं पास पेपर की बेस पे बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। अगर आपने कोई सवाल पूछना है, खास तौर पर जो ऑनलाइन वाले हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो ग्रुप है। आप काइंडली जब भी सवाल पूछे तो सवाल पूछने का एक खास तरीका है। खास तरीका क्या है? सबसे पहले आप कोशिश करें स्क्रीनशॉट, जिस क्वेश्चन को पूछना है स्क्रीनशॉट भेजें, अगर क्वेश्चन है आंसर का भी स्क्रीनशॉट भेजें, और वॉइस मैसेज से पूछें। लंबे लंबे मैसेज टाइप करेंगे तो मैं लंबे लंबे मैसेज टाइप नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा वॉइस नोट पे ही आंसर दूंगा। तो आप क्वेश्चन जो पूछना है उसकी पिक्चर, आंसर अगर कोई कॉन्सेप्ट है फिर उसकी भी पिक्चर, कि ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में है, ये मसला आ रहा है, या ये दो क्वेश्चन है, इनमें क्या फर्क है सर, वर्डिंग में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कैप ने एक में ये किया हुआ है, एक में ये किया हुआ है। तो मुझे जब क्वेश्चन भेजें तो दोनों क्वेश्चन और दोनों के आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा और आराम से दे दूंगा। हाँ, अगर आप सुबह पढ़ते हैं
तो सुबह तो मैं तो होता हूँ क्लासेस में, मेरा दरमियान में बीच में गैप आता है, लेकिन वो गैप इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि मैं नॉर्मली 9 साढ़े 9 बजे के बाद या 5 से 6 के दरमियान फ्री होता हूँ। तो उसके दरमियान आप मुझे चाहे कॉल कर लें, जब भी कॉल करें व्हाट्सएप पे कॉल करें, आपके लिए आसान हो जाएगा, मैं अटेंड कर लूँगा 5 से 6 के दौरान। बाकी उसके अलावा अगर आप वैसे करेंगे तो 6 से 9 में तो ये क्लास हो रही है, ड्यूरिंग लेक्चर में कॉल अटेंड नहीं करता, तो बेहतर है वॉइस मैसेज छोड़ दे, अगर कॉल पे बात नहीं हो पाती तो फिर मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी वेबसाइट नहीं चल रही, फलाना मसला, ये मसला, फीस का मसला, वो ग्रुप में आपने नहीं करनी, वो आप इस पे कॉल करें या व्हाट्सएप, ये वो नंबर है। अगर आपकी एक्सेस टर्मिनेट हो गई है या नहीं चल रही वेबसाइट, वो आप ग्रुप में मैसेज भी करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है। मुझे नहीं पता कि वीडियो इस वक्त चल रही है कि नहीं चल रही। वीडियो अपलोडेड है, नो डाउट मैं चेक तो कर सकता हूं, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको क्या जवाब दे सकता हूं, एकेडमिक क्यूरी, सिलेबस कब खत्म होगा इसका जवाब दे सकता हूं, कब एक्स्ट्रा क्लास होगी इसका जवाब दे सकता हूं, रमजान में क्लास की टाइमिंग क्या होगी इसका जवाब दे सकता हूं। ये जवाब आज मैं आपको दूंगा। अदरवाइज दूसरा कंटेंट से रिलेटेड जवाब, सर जी सारे नोट्स कब तक आएंगे, सर ये नोट्स में ये एक मसला नजर आ रहा है, ये कहीं गलती टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो ये मैं आपको जवाब दे सकता हूं क्योंकि वो एकेडमिक से रिलेटेड है। ठीक है जी। सिलेबस की कंप्लीशन जो होगी, क्योंकि ये हमारे जून अटेम्प्ट का है, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि ये रमज़ान की अटेम्प्ट है तो रमज़ान में एफिशिएंसी डाउन होती है। दूसरी बात है बीच में छुट्टियां भी आनी है ईद की, तो भाई साफ सी बात है कि ये आप जून की अटेम्प्ट है। वैसे मेरा जो होता है वो नॉर्मली जो जिस अटेम्प्ट होती है उससे पिछला महीना जो होता है उसका फर्स्ट वीक, तो मई का फर्स्ट वीक हमारे जहन में है। तो आप ये बात जहन में रखें, मैक्सिमम अगर लेट से लेट भी गया तो 10 मई, अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मई में कम से कम बुलाएं, आखिरी महीना जवानों को दिया जाए ताकि वो खुद घर में तैयारी करें। करते हैं नहीं करते वो उनकी मर्जी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से टाइम दे देना है। तो आप 2 मई 3 मई 5 मई ये जेन में रखें। जो अभी टेंटेटिवली है वो तो मेरा है जनाब के 30 अप्रैल जेन में रखूं, लेकिन वो साफ सी बात है मुझे पता है रमज़ान की अटेम्प्ट है तो ये थोड़ा आगे जाना है और छुट्टियां आनी है इसमें कई। ठीक है, तो ये बात रखें कि आप मई फर्स्ट वीक को डेडलाइन समझें। मई फर्स्ट वीक तो हम देख लेते हैं कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सी डेट पे हो रहा है, और ये विद रिवीजन मैं कह रहा होता हूँ। तो अगर हम आगे चलते जाते हैं तो पता चल जाएगा। ओए किधर जा रहा है जी, मई फर्स्ट वीक, बस ठीक है 4-5 तक, ठीक है ये रीजनेबल है 4-5 तक, 5 ही दिन में रखें आप। ठीक है, तो ये सिलेबस की कंप्लीशन का मैंने बता दिया। अब एग्जाम टिप्स क्या हैं, अगर आपने पेपर पहली अटेम्प्ट में पास करना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, हर टॉपिक का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, पर्पस पहले दिन मैं बताता हूं। अच्छा, इस टॉपिक में क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं, फॉर्मूला क्या है, सवाल याद नहीं करने, स्टेप्स याद हो, फिंगर टिप्स पे हो। मैं आपसे पूछूं अच्छा जी ये काम करने के, इस सवाल करने के कितने स्टेप्स हैं, तो आप मुझे बता दें सर जी ये 3 स्टेप्स होने हैं, पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा। किसी भी दोस्त को बताने की भी काबिलियत हो, मतलब सवाल हल करके नहीं, जबानी कलामी हवा में सारा सवाल आपने स्टेप्स हल कर दिए विदाउट फिगर्स। ये आपके दिमाग में, आपके तखय्युलात में या आपकी थॉट में ये होना चाहिए कि आपको स्टेप्स पता हो, फॉर्मूले पता हो, फॉर्मेट्स पता हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एनपीवी का क्वेश्चन करवाता हूं, मैं बताऊं हाँ जी पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा, 4 आइटम बताने के बाद अवाम की बत्ती गुल। ओ भाई आगे क्यों नहीं आता, ओ सर जी अभी याद नहीं है। भाई आपको स्ट्रक्चर याद हो, नो डाउट क्वेश्चन के मुताबिक स्ट्रक्चर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नामों की भी तब्दील हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि एनपीवी के क्वेश्चन में सबसे पहले एनुअल इनकम लिखनी है। अब उसने अगर रेंटल इनकम दिया तो वो लिख दूंगा, अगर उसने कोई फी इनकम दिया तो वो लिख दूंगा, किसी कॉलेज का सवाल आ जाए, और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल होगा तो एनुअल से ही रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन लिखना पहले एनुअल इनकम है। फिर सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल एफओएच हो गया, वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग होगी, कोई कमीशन होगी, कोई रॉयल्टी होगी,
ये सारी एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है। फिर एडिशनल फिक्स कॉस्ट लिखनी है। फिक्स कॉस्ट में जो भी सैलरीज है, रेंटल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, हर वो कॉस्ट जो पर एनम दी होगी वो फिक्स होती हैं। हर वो कॉस्ट जो पर एनम टाइम के साथ दी हो वो फिक्स हैं, हमें पता है, पहचान है, ये बातें हम बार बार करेंगे वहां पे। तो उसके बाद अब वो कहते हैं हमने पहले फिक्स लिख दी, मैं कहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे बोलो अब क्या होगा, आगे जाके फिर क्या आना है सर जी अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो ये 2-3 लाइनें बता के बाकी आगे गुल हो जाते हैं। हालांकि हर एक चीज का पहले मैं फॉर्मेट करवाऊंगा और मैं बता दूंगा इसमें मैक्सिमम 10-11 लाइन आइटम्स आनी है। तो वो लाइन आइटम्स आपको बार बार जेन में रखनी है, नहीं तो उसको प्रिंटर के सफ़े पे लिख के अपने पास रख लो, बार बार उसको देखते रहो, जब सवाल करो उसको एक दफ़ा पढ़ के फिर उसको बंद कर दो, खुद ही याद हो जाएगा वो आपको। समझ आ रही है? ये ट्रिक्स खेलें। तो बेटा आपको बेसिक्स होने चाहिए, सवाल याद नहीं होने, और सवाल याद करने भी नहीं। नो डाउट आप कर करके सवाल याद कर लेते हैं कि इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, लेकिन स्टेप्स याद हो, फॉर्मेट्स याद हो, फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूला शीट हरगिज नहीं देखनी, जुर्म अजीम है पेपर में देखना, वेस्टेज ऑफ द टाइम है। मैं तो मना करता हूं नहीं देखना। मैं तो जब ओपन बुक होती थी, मैं बुक की भी ममानियत थी, बुक नहीं खोलनी, बस दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है उसको रख छोड़ें, उसको आपने यूज नहीं करना, फॉर्मूला शीट भी यूज नहीं करनी। दिमाग अल्लाह ने दिया है, यहां तक आप अपने दिमाग से पहुंचे हैं, तो क्या मसला है? फॉर्मूला शीट कितने को फॉर्मूला है, वो तो सारे लिखे नहीं हुए, आसान आसान फॉर्मूले लिखे हैं, मुश्किल वाले तो लिखे नहीं हुए इसमें। तो इसीलिए क्या ये फॉर्मूला है नहीं है, इस फड्डे में पढ़ने से बेहतर है आपको फॉर्मूला याद हो। हाँ कंफर्म कर सकते हैं आपकी यार थोड़ा डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है तो कंफर्म कर लो, अदरवाइज अगर डाउट हल्का सा भी डाउट है और आप कहें नहीं मैं तो कंफर्म भी नहीं करना, फिर ये आप ढीठ पने में है, फिर तो ज्यादती है, हैं? जब डाउट आ गया फिर आपको कंफर्म करना बनता है। मैं करूंगा कई दफा यार मुझे शक हो रहा है, बेटा मैं देख लूं एक दफा, ठीक है? तो जब उस्ताद मोहतरम चेक कर सकते हैं, डाउट हल्का सा भी डाउट आए ना, तो मैं कहूंगा यार किताब खोलूंगा, देखूंगा भाई मैं ऐसे नहीं लिखने लगा, नोट्स तो ओपन करूंगा, क्यों? हल्का सा भी डाउट आ जाए, इंसान है हम भी, हमारे भी जेहन से चीजें स्किप हो सकती हैं। नो डाउट हमें हो गए हैं 2012 13 14 15 से पढ़ा रहे हैं, बीएफडी पढ़ा रहे हैं, बीच में गैप दे दिया, कोविड के बाद मैंने फिजिकल नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन ही पढ़ाया, तो गैप आ गया काफी ज्यादा, स्टूडेंट नहीं जानते अब। लेकिन यह है कि फिर आपको आना चाहिए, बच्चे को भी आना चाहिए और उस्ताद मोहतरम को भी आना चाहिए। आने से पहले हम लेक्चर आज क्या पढ़ाना है वो देख के आते हैं, ताकि कम से कम अल्फाज में टॉपिक बच्चे को आराम से समझा दे। हम जब भी टॉपिक तैयार करते हैं तो हम उस टॉपिक में फॉर्मूले शॉर्मूले तो हमें काफी हद तक याद होते हैं, मेन होता है कौन सी बात पहले बतानी है कौन सी बात बाद में, ये सीक्वेंस सोच के आ रहे होते हैं। उससे क्या होता है जब आते हैं तो लेक्चर स्ट्रक्चर्ड होता है, बात बच्चे के जहन में एक तरतीब से बिल्ड होती है और उसको समझ आती है, तो वो कहता है हाँ ठीक है मजा आया। और अगर लेक्चर नहीं तैयार करके आएंगे तो एक बात इधर की हो रही होगी दिमाग में, एक इधर, क्यों? आइडियाज एक तरतीब से नहीं आ रहे आपकी जबान पे, बंदा जंप कर रहा होगा, तो वो बच्चों को भी पता चल जाता है आज उस्ताद मोहतरम ने लेक्चर तैयार नहीं किया। तो मैं वैसे नॉर्मली 15 मिनट लगाऊं 20 मिनट लगाऊं, एक सीक्वेंस अपने दिमाग में अरेंज कर लेते हैं और आपसे ये पूछ भी लेते हैं हाँ जी कल क्या पढ़ा था, आपको लगेगा यही कि ये अभी यहाँ पे आके पूछ रहे हैं, अदरवाइज वैसे हम ये देख आए होते हैं पीछे, अब ये तो रिकॉर्ड भी है। हाँ जी ग्रिप करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। आई कैप अपने कमेंट्स में बार बार ये कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में गिवन फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं, एजम्पशन। मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि आप जिस साल प्रॉफिट कमाते हैं आपने टैक्स उससे अगले साल अदा करना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और बच्चा न्यूमेरिकल करते हुए मुझे कहता है सर मैंने एज्यूम किया कि जिस साल प्रॉफिट कमा रहे हैं उस साल टैक्स अदा करती है कंपनी। तो मैं उसको कहता हूं भाई क्वेश्चन पढ़ा है ध्यान से आपने? कहते हैं जी सर पढ़ा है। तो मैंने कहा वहां तो लिखा हुआ है। ओहो सर सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेस्ट में होता है, जब टेस्ट होता है तो मैं यहाँ पे उसी वक्त सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, जब मैं डिस्कस, वो सारा लेक्चर हमारा उसी पे टेस्ट और उस पर चला जाता है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है, जब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आपके पास भी अपना लैपटॉप ही करना होता है, आप अपने लैपटॉप पे करते हैं तो आप कहते हैं हो, ज्यादातर लोगों को गलतियां कहां से मिलती हैं अपनी, सर ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। और ये मैं बार बार बताता हूँ, पिछली दफा भी जो स्टूडेंट थे उनमें एक साहिब थे, उनको मैंने कहा यार जाती दफा पेपर ध्यान से पढ़ना, तुम्हारी मेहरबानी, क्योंकि आपकी जो ज्यादातर मिस्टेक्स निकली थी ना
वो यही थी कि आप जल्दबाजी में रीड करते हैं और आधा सवाल पढ़ के फटाफट अटैक। पढ़ने पे टाइम लगाएं, जितना टाइम आप रीजनेबल लगाएं। ये नहीं है कि आधे घंटे में सवाल करने तो आपने 25 मिनट पढ़ने में लगा दिए हैं। एक रीजनेबल टाइम 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने में लगाएं। जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी जल्दी आपका कटिंग और उससे बच जाएंगे। अब तो वो एक्सेल ने बहुत फायदा दे दिया है। उसके अलावा अपनी टाइम की प्लानिंग कैसे करनी है ये की है, रिवीजन में भी बताता हूं। पहले 15 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना, ये तो मैं बता आया हूं। अगले 1 घंटे में टाइम को इस तरह डिवाइड कर लें, 3.25 घंटे पहले 15 मिनट में जो सवाल करना है वो रीड करना है। पहले 1 घंटे में छोटे नंबरों के सवाल करने हैं, कभी भी बड़े नंबर का सवाल अटैक नहीं करना। पहला 1 घंटा एक्यूरेसी आपका टारगेट हो। क्या टारगेट है? एक्यूरेसी। आपने 15-15 नंबर वाले 2 सवाल कर लिए। अब 15-15 वाले सवालों में 100% नहीं चाहिए मुझे नंबर, लेकिन मैं चाहता हूं आपके 70-80% नंबर आने चाहिए। तो सवाल ही वो सेलेक्ट करें जो छोटे हों और जिनमें एक भी डाउट नहीं आपको नजर आ रहा। समझ आ रही है? तो 30 से 35 नंबर का पेपर आपने टच करना है। टच करने का मतलब है आपने अटेम्प्ट करना है, और ये 1 घंटे 15 मिनट समझ लो, पहले 15-20 के साथ मिला लो। 1 घंटे 15 मिनट में आपने 30 से 35 नंबर का पेपर टच करना है। अब इस 30 में से अगर आपके 20 से ज्यादा आ गए, मैं तो चाहता हूं 25 के करीब नंबर आने चाहिए। चलो 25 नहीं भी आते, 21 आ जाए, 22 आ जाए, 23 आ जाए, तो ये आपकी अचीवमेंट है। 70 to 80% एक्यूरेसी मुझे चाहिए इसमें आपसे, और स्पीड नहीं लगानी इसमें। को 5 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं इस टाइम फ्रेम में तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगले 2 घंटे में आपने 60 से 70 नंबर का पेपर करना है और यहाँ शूटर स्पीडें लगानी है। और इधर आप कहीं फंस गए हैं तो आपने उस कैलकुलेशन को सोचना नहीं ज्यादा देर, रकम अपनी तरफ से एज्यूम करो और आगे प्रोसीजर छापी जाओ। इधर आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट इज द की। समझ आ रही है? और इसमें लंबे लंबे सवाल करने हैं। पहले 1 घंटे में 2 सवाल छोटे छोटे और अगले 2 घंटों में 3 सवाल। डेफिनेटली तीनों मुकम्मल नहीं होने, मैं बता दूं, मैं अभी कह रहा हूं तीनों मुकम्मल नहीं होने, लेकिन 2 हो जाए, 2.25 हो जाए, 2.5 हो जाए, जितने हो जाए आपने मैक्सिमम करने हैं। और इधर आपने फॉर एग्जांपल अगर 25 नंबर या आपने 25 से 30 नंबर इधर से ले लिए, इधर नॉर्मली आपकी एक्यूरेसी 50% पे जाती है। नॉर्मली ज्यादातर लोग जब स्पीड लगाते हैं तो एक्यूरेसी कहाँ आके गिरती है? 50% पे। तो ठीक है, 70 नंबर में से अगर आप 35 ले लें, चलो मैं कहता हूँ 35 ना लें, 30 ले लें, और ऊपर से आप 25, 20, 22 ले लें, तो 50 नंबर चाहिए हमें। ठीक है, यानी 30-35 में से 20, अगर 35 नंबर हो 20, कितने परसेंट बनते हैं जरा निकालना बेटा। जो 35 नंबर हैं, 20 तकसीम 35 अरब 100, कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए मुझे? 35 अरब 100, 20 हासिल शुदा नंबर 57%। ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है वैसे मैंने कहा 70 to 80% नहीं होगी आपकी, चलो 60-70% भी हो तो 30 का 60% बनता है तकरीबन कोई 18-19, और 35 का 60% बनता है वही कोई 20-22 इस तरह बनता है, 23-21 है। ठीक है, समझ आती है? तो 20 से ऊपर नंबरों की आपने कोशिश करनी है पहले 1 घंटे में। पेपर आपने 35 का टच किया, लेकिन जो स्कोर मिलना चाहिए आपको, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो 20 से अबव का हो। जितना 20 से ऊपर आप जाएंगे आप उतना सेफ जोन में जा रहे हैं। टेक्निक से खेलना है ना, जज्बाती होके नहीं खेलना कि पहले 1 घंटे से ही आपने मार धाड़ शुरू कर दी। मार धाड़ करें, लेकिन अगले 2 घंटे में। मार धाड़ क्या है? जो सवाल हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा उसमें रकमें ज्यूम करें, थ्योरी का पार्ट पहले करें। जितना लिखा जा रहा है पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट में लिखने, बुलेट्स पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में। आई कैप वैसे बुलेट्स के आंसर को पसंद करता है, थ्योरी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लान ऑफ एक्शन पे आप चलें, ये आजमूदा तरीका है, लोगों ने ये बार बार आजमाया हुआ है। और ये खास तौर पर जो रिपीटर आते हैं ना मेरे पास, जो अगर खुदा न खास्ता 2-3 अटेम्प्ट लगा चुके हैं, वो फिर इस स्ट्रेटजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि पहले 1 घंटे में आपने एजम्पशंस नहीं लेनी, और कभी भी बड़ा सवाल जो एनपीवी वाला है मसलन ये सवाल नहीं शुरू करना। हालांकि ये आपके लिए लालच होता है। हाँ, अगले 2 घंटों में पहला सवाल करो, ये
पहले 1 घंटे सवा घंटे में छोटे सवाल मतलब ये एरिया में से आ जाएं, ये वाला सवाल कर सकते हैं दूसरे नंबर पे, पहले पे नहीं करना, इसमें रट्टा बहुत है, कोई एक लाइन भूले नहीं तो आपका दिमाग आउट होना है, इधर से कर लें। इनमें से कोई टॉपिक आ जाए, ये छठा चैप्टर जो है ये आ जाए इंडिपेंडेंट, ये कर सकते हैं। ये नहीं करना और ये एनपीवी वाला नहीं करना, ये हैवी सवाल होता है 22-22 25-25 नंबर के, ये पहले 1 घंटे में अटेम्प्ट नहीं करने। और मैंने देखा है जो लोग भी पहली दफा फेल होते हैं उनमें मेजोरिटी वो लोग होते हैं जिन्होंने एनपीवी वाला सवाल पकड़ा, हमें बहुत अच्छा आता है, और अच्छा तो आता है लेकिन वो टाइम खा गया। जब टाइम खाया तो छोटे सवालों वाले में जो नंबरों वाले सवाल थे ना उनमें भी गलतियां, धड़ाधड़ गलतियां हुई। तो जहां से आपके पास मार्जिन आई कैप ने पास होने का दिया था ना, आपने वो मार्जिन को एंजॉय नहीं किया। वो देता ही इसीलिए 15-15 नंबर वाले सवाल हैं कि बच्चा पास करे। अब आ जाते हैं कि सीबी के लिए क्या टिप्स हैं, खास तौर पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपने डे 1 से आई कैप का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। एक्सेल या वर्ड को हरगिज यूज नहीं करना, उसके करीब जाना ही नहीं। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सोल्यूशन कंपाइल करके अपने पास रख लूं क्योंकि उसमें फॉर्मूले जो लगाए हुए हैं सर ने या लगे हुए हैं वो फॉर्मूले नजर नहीं आ रहे, तो उस मकसद के लिए आप करें, ठीक है, लेकिन उसको एज अ प्रैक्टिस ना करें। दूसरा, जब भी आपने पहली दफा क्वेश्चन करना है खुला टाइम रख के करें, लेकिन जब बाद में रिवीजन करनी है तो हमेशा मोबाइल पे स्टॉप वॉच ऑन करें, टाइम प्रेशर्ड प्रैक्टिस करें। ऊपर भी क्लॉक चल रही होती है तो टाइम प्रेशर्ड प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग टाइम नोट करें, मसलन अगर 20 नंबर का सवाल है इंटू 1.8 मिनट करके क्या है 36 मिनट में आपने उसको आधे से ज्यादा करना है। अगर आप 36 पूरा करना मस्ट होता है, मैं पूरा नहीं कहता, मैं कहता हूं आधे से ज्यादा आपने 36 मिनट में करना है। अगर आप आधे से ज्यादा कर चुके हैं फिर आधे की बजाय फिर आपका 3/4 पे चली जानी है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड, ठीक है। फिर आपका नहीं भी होता 36 मिनट में जितना होता है ठीक है, फिर खुला टाइम रख के करें। सवाल छोड़ना नहीं, घर में आपने सवाल को पूरा ही करना है, लेकिन पहले स्पीड लगाने के लिए 36 मिनट के टाइम फ्रेम की ब्रैकेट में, या अगर 10 नंबर का सवाल है तो कितने मिनट बनता है 1.8 मिनट के हिसाब से 18 मिनट, ये होता है परमिटेड टाइम। हर क्वेश्चन का एक अलाउड टाइम होता है, उस अलाउड टाइम के अंदर अंदर आपने स्पीडें घर में भी लगानी है। स्टॉप वॉच रखें, जैसे ही वो टाइम खत्म हो तो बेल ऑन हो जाए या रिमाइंडर कि जी टाइम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने देखना है क्या यार मैंने आधा किया नहीं किया, इस चीज को असेस करते रहें। ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है शुरू में, लेकिन बाद में जब आपका सवाल आधे से ज्यादा होने लग पड़ता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मेरा हो रहा है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस पेपर में जाके जो करनी है घड़ी देख देख के करने वाली, वो आप अभी घर में भी करें। अभी नहीं करना तो रिवीजन के मंथ में कर लेना, आखिरी मंथ करना है। जो ये टाइम प्रेशर प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा, वो ये जो आखिरी 2 घंटे वाला टाइम है ना जिसमें मैंने कहा स्पीडें लगानी है, वो वहां घबरा जाएगा, पैनिक कर जाएगा, हाथ पांव फूल जाएंगे, ठीक है। और इधर भी नहीं फिर वो मैनेज कर पाएगा चीजें, वो एक की बजाय 1.5 पौने 2 घंटे ले जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसका मतलब है फिर एक सवाल छोड़ रहा है वो बच्चा। अच्छा जी, डे 1 से आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट्स यूज नहीं करने, Ctrl+C Ctrl+V नहीं करना, माउस का इस्तेमाल करना है। आई कैप के सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट जैसे एक्सेल पे आप यूज करते हैं, हरगिज नहीं करने, मैं भी नहीं करूंगा। माउस का इस्तेमाल करें, कॉपी करें बस। Ctrl+C Ctrl+V तो मजबूरन कई दफा करना पड़ेगा, वजह वो शायद आपको करना पड़ जाए कि आपने यहाँ नीचे से जो आपने सॉल्व किया है, जो यहाँ सॉल्व किया उसको यहाँ से कॉपी करना है। वैसे तो ये कॉपी करें माउस से और ऊपर आकर यहाँ से पेस्ट कर दें इसके अंदर, ठीक है, पेस्ट। तो वो अभी तो बीच में कुछ था नहीं तो खाली टेबल पेस्ट हुआ है, था नहीं ना, तो ये आपने इसकी हरगिज फॉर्मेटिंग नहीं करने बैठ जाना। हाँ, जो इसके अंदर आ गया बस वही, नीचे भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी। जब भी आप कॉपी करेंगे तो फॉर्मेटिंग उड़ जाएगी, जितनी मड़ी हाँ पप्पू शप्पू किया हो आपने, फॉर्मेटिंग उड़ जाएगी। हाँ कुछ रह जाए शायद बोल्ड शोल्ड, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब उड़ जाती है। इसीलिए मैं तो करूंगा फॉर्मेटिंग, ताकि मैं, क्योंकि इसके बाद ऊपर नहीं कॉपी करना, मैंने Ctrl+P प्रेस करना है। जब Ctrl+P प्रेस करना है तो ये PDF में कन्वर्ट होगा
और इसका प्रिंट निकाल के आपके लिए सेव करना है मैंने, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए सर ने क्या सोल्यूशन किया है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि आप लोगों ने कंट्रोल का कम से कम इस्तेमाल, बस कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, बस इससे आगे नहीं जाना। बहुत बेसिक लेवल के 4-5 कंट्रोल इस्तेमाल करें अगर करने हैं। मैं तो कहता हूं कंट्रोल से अवॉइड करें। क्यों? मेरे साथ एक दफा हो चुका है। कंट्रोल आर प्रेस करें तो ये पेपर रिफ्रेश हो जाता है। अब वो रिफ्रेश होने का मतलब है जो काम किया खत्म, दोबारा से पेपर शुरू, टाइम दोबारा नहीं होगा। वहां पे शायद पेपर में ना हो, लेकिन ये मेरे साथ एक आधी दफा हो चुका है। कंट्रोल डी करते हैं तो वो पता नहीं क्या करता है। तो ये इस तरह कंट्रोल, फिर आप क्या वो ऐसे परेशान ना हो जाए, पेपर में कोई और ही काम ना हो जाए, आप भी हाथ मुंह ही फूल जाए फिर वहां पे। इसीलिए कंट्रोल और शॉर्टकट से अवॉइड करें, मैं तो बिल्कुल डिस्करेज करता हूं। उसके अलावा आपने आई कैप के पास्ट पेपर की सफिशिएंट प्रैक्टिस करके जानी है। छोटी छोटी एग्जाम्पल नहीं, पूरा पूरा पेपर का सवाल, बल्कि 3 घंटे 15 मिनट 20 मिनट में पूरा पेपर करना है और साथ थ्योरेटिकल पार्ट्स भी टाइप करने हैं, ताकि आपकी टाइपिंग का भी आपको पता चल जाए सॉफ्टवेयर में जो है। उसके अलावा कोशिश करें कि लेक्चर नोट्स, आई कैप की प्रैक्टिस किट और पास पेपर सॉफ्ट कॉपी में रखें, ताकि आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें और इधर से नोट्स ओपन कर लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें और नोट्स ओपन कर लें। तो अब यहां पे तो आमने सामने ओपन नहीं होंगे, ये आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पेपर में तो आपके पास ये होगा ना, इसको इधर ले जाएंगे और ये तो आपने इस स्क्रीन को इस तरह मैनेज करना है कि यहां क्वेश्चन नोट्स ओपन करें और इधर इसको सॉल्व कर रहे हो। अब नहीं है तो ऑल टैब से इसको मजबूरन आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल पे कर रहे हो ना, तो पिछली दफा कई बच्चे एक्सेल पे जो कर रहे थे वो क्वेश्चन नोट्स वहां पे खोल लेते थे और यहाँ एक्सेल खोल लेते थे, ताकि ये स्क्रीन को मैनेज करने की आदत पड़ जाए। जितना आप अपने आप को अंडर द एग्जाम सिनेरियो, अंडर द एग्जाम सिचुएशन डाल के प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटा आप लोगों को पेपर में डिस्टरबेंस कम फील होगी। होनी तो है, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ना, वो हॉल में नहीं होता। आई कैप ने हॉल में कंडक्ट करवाया है पेपर, तो वो हॉल में जब कंडक्ट होगा फिर तो मछली मंडी बनेगी। समझ आ रही? हमेशा लैब में होते हैं ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड। एसी से कंडक्ट करवा रहा है ना, लैब में होते हैं। और लैब में इस तरह होते हैं कि डेडिकेटेड सिस्टम आपको दिया जा रहा है और उसके ऊपर सबका अकाउंट लॉगिन शॉगिन ये वो हो गया है, बस वहां पर स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है बच्चे ने, तो पेपर शुरू हो जाना है। समझ आ रही है? ये होता है, वो लॉगिन शॉगिन पहले कर दिया होता है उन्होंने सारों का, वो आधा पौना घंटा पहले बुलाते हैं। पेपर जितने बजे शुरू कराना है उससे आधा पौना घंटा बुला के चीज़ों को स्मूथली मैनेज करके स्टार्ट एग्जाम पे बस बच्चे ने क्लिक करना है। वो जैसे ही टाइम होता है कहता है यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, तो वो क्लिक करेगा, उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा वो लॉग आउट हो जाएगा पेपर। तो ये आई कैप के पेपर में अभी चलें विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनका भी लर्निंग है, उनका भी एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं है, गोरों ने पैसे लगाए और दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, दूसरा सिस्टम उन्होंने बना लिया है चीज़ों से सीख सीख के। तो ये भी सीख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा लैब्स अवेलेबल नहीं है आई कैप के जो रजिस्टर्ड इदारे हैं कि वो आई कैप वहाँ पे पेपर कंडक्ट करवा सके। ठीक है, तो ये ब्रिटिश काउंसिल और ये वो तो इसी से वाले तो उनकी मदद से करवा लेते हैं। आई कैप के पास एक ह्यूमन रिसोर्स का इशू है, दूसरा और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, बहुत से मसाइल हैं। गरीब मुल्क है तो फिर मसाइल, फिर गरीब मुल्क में ऐसे सारे मसाइल चलते रहते हैं। आपने इन्हीं मसाइल के साथ रह के फिर भी पेपर पास करना है। इस दफ़ा भी लोग पेपर पास करेंगे और इस दफ़ा भी खुदा कई लोगों का पेपर नहीं पास हो पाएगा। प्लीज़ ब्लेम गेम नहीं खेलनी, कहीं ना कहीं आपकी गलतियां होंगी, क्योंकि आधा घंटा उन्होंने दिया एक्स्ट्रा, वो इसीलिए दिया ताकि कंपनसेट कर सकें। तो उस टाइम को भी कई लोग यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पाए और कुछ लोगों ने उस टाइम का एडवांटेज लिया। जो जो सवाल पेंडिंग थे उन्होंने उसको और बेहतर करके सॉल्व करके उसको इम्प्रूव किया। ठीक है जी? बात समझ आती है? ये सारी बातें मैंने पूरी ओरिएंटेशन में आपको सब्जेक्ट के मुतालिक बता दिया कि भाई सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, अब आपका कोई सवाल हो
सिलेबस कब कंप्लीट होगा वो भी बता दिया, स्टडी मटेरियल भी बता दिया, टॉपिक के एंड होने पे टेस्ट होगा, अनाउंस मैं पहले कर दूंगा। और कोई बात? तो ये जो उन्होंने कहा है कि हमने अप्लाई करना है अपने नॉलेज को फाइनेंशियल डिसीजन में, जी जी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कह रहे थे हमारा मेन है इसमें, तो वो तो कह रहा है कि हमने सिर्फ फाइनेंशियल्स में अप्लाई करना है। हाँ, तो ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस ही हैं, ये जो लिखे हमने, ये देखो अच्छा अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैं नीचे वाला देख ये देखें फाइनेंशियल डिसीजंस 3 तरह के हैं ना फाइनेंशियल डिसीजन, और ये भी फाइनेंशियल में ही आ जाता है एफआरएम। ठीक है, मिस कर गए ना आप? चलें आ जाए जनाब, अभी हमारा कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी है जी। लिखें जी, अब हमने आज जो पढ़ना है, ये भी पढ़ना था वो मैं बता आया हूं। अब आगे चलते हैं, हमने सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप को नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना ही कौन से बिजनेस को है, कंपनी को। जी जनाब, जो कंपनी होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कई बच्चे कहते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी के, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगा, लेकिन नॉन फाइनेंशियल को भी छोड़ नहीं सकते आप। जी जनाब, बताएं जी, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जी जनाब, एसपीएम का पेपर दिया है आपने। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर करना, प्रॉफिट, ये तो उसकी एग्जांपल बता रहे हैं ना आप मुझे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डेस्टिनेशन जी, अपनी जबान में? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कि उनके कैश फ्लोज ठीक है। क्या उनके कैश फ्लोज ठीक है? ये भी एग्जांपल है। सुन ले, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स तमाम वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके बिजनेस की माली हालत, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेल्दी लुक देने के लिए होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक पैसों से है, मॉनेटरी वैल्यू से है। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक पैसों से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस से नहीं है। समझ आ रही है? तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, और इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये रुपीस वाले डेटे से बनते हैं या रुपीस वाले डेटे के साथ लिंक्ड होते हैं, मॉनेटरी वैल्यूज के साथ लिंक्ड होते हैं। नॉन फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करते हैं, और ये नॉन मॉनेटरी होते हैं। ये एसपीएम में ज्यादा होते हैं। तो किसी भी इदारे के नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और बताएं जी, बेटर लॉजिस्टिक्स, हाँ एम्प्लॉय मोटिवेशन। बेटर लॉजिस्टिक्स को हम कह देंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या करती है? माल लाती है और कस्टमर को रॉ मटेरियल और इनपुट्स खरीदे लाती है और प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का काम करती है। ये लॉजिस्टिक्स का है। ठीक है जी। और सीएसआर जिसे आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इम्पोज्ड है ना वैसे। हाँ,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, या मेंटेनेंस अगर आपने डैमेज कर दिया तो, ठीक है। ये आपके नॉन फाइनेंशियल है, ये हमारे एसपीएम में होते हैं, हमारे सब्जेक्ट में ये ज्यादा नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बताएं, ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बीएफडी में ज्यादातर फाइनेंशियल, जी किसी भी कंपनी के अब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल दें। जी जनाब बताइए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ जवान। पहले तो अपना वर्किंग कैपिटल ठीक रखें। वर्किंग कैपिटल हमारे सब्जेक्ट का फोकस है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स का लाइफ स्पैन 1 साल के अंदर अंदर है। जी वर्किंग कैपिटल को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, वैसे गलत नहीं है, ठीक है। और बताएं। हमारे जो वो हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरे करने के लिए हमारे पास वो होना चाहिए। जी जनाब सुन लें, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, और शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। तो याद रखें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपने पहले बोला था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे ना, किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट 1 ईयर के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी कंपनी का क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं, यही हमारे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब अगर आपसे को पूछे ना किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताओ, तो आपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं कहना, पहले आपने पूछना है आप ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पूछ रहे हैं नॉन फाइनेंशियल पूछ रहे हैं। अगर वो कहे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो आप पूछेंगे शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें प्रॉफिट में और शेयर होल्डर वेल्थ में क्या फर्क है बेटा, शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, उसके 2 इंडिकेटर्स हैं। नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको हेल्प करता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। तो शेयर होल्डर की वेल्थ के 2 मेजर्स हैं या पैरामीटर्स हैं, एक तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़े। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है ना, तो एज अ सीएफओ आप अपना जॉब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस कंपनी के आप सीएफओ हैं, अगर आपकी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही है ना, तो आप नाकाम सीएफओ हैं, याद रखिएगा। आप कामयाब सीएफओ तभी माने जाएंगे जब आप ऐसे फैसले कंपनी के लें, ऐसे डिसीजंस लें फाइनेंशियल, जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या है, आपकी कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़े। क्योंकि वो आपकी मैनिपुलेशन से नहीं बढ़नी, वो बढ़नी है परफॉर्मेंस से। तो प्रॉफिट तो मैनिपुलेट भी हो सकता है ना, तो हमारे सब्जेक्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट को तो अकाउंटिंग पॉलिसी से भी आगे पीछे किया जा सकता है। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट में शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का फोकस है लॉन्ग टर्म। तो अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा 2, 3, 5 साल 10 सालों में, तो कंफर्म है कि जब आपकी अच्छी हेल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट रिपोर्ट होके जाएगा, तो लोगों में अगर पढ़े लिखे इन्वेस्टर हैं तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन्हें लगेगा यार बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो आपकी कंपनी के शेयर लेने में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। जब लोग इंटरेस्टेड हों तो इकोनॉमिक्स कहती है डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होने से कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ेगी। दूसरा, शेयर होल्डर की वेल्थ तब बढ़ती है जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अगर कमा रही है और उसकी वजह से लोगों की डिविडेंड इनकम बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कामयाब फाइनेंस मैनेजर वो होगा जिस फाइनेंस मैनेजर या सीएफओ की कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़े और उस कंपनी के शेयर होल्डर के डिविडेंड गिरे ना, या स्टेबल रहे, या उनमें आहिस्ता आहिस्ता क्या आ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो।
अगर डिविडेंड दिन ब दिन गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, जो सीएफओ की, वो ठीक नहीं है, उसको ग्रिप नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, जो ये बीएफडी का सब्जेक्ट है। तो अगर आप हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक तो चैप्टर 1 में बताया हुआ आई कैप की किताब में, मुझे आई कैप की किताब से ज्यादा इसलिए बताना ये जरूरी है, जब भी आपने कभी थ्योरी लिखनी है ना, तो घुमा फिरा के इस पे लाना है कि भाई ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी गिरेगी, ये जबरदस्ती आपने इस पे लाना है, मार्केट वैल्यू पे खास तौर पर। अगर आपके किसी भी कमेंट से ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि मार्केट वैल्यू गिर रही है, या आप कोई सजेशन दे रहे हैं और उससे मार्केट वैल्यू गिरे, तो बेटा ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप अपने सब्जेक्ट का जो टेम्परामेंट है, या जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है ना हमारे सब्जेक्ट का, आप उसकी ट्रू स्पिरिट को गेन नहीं कर पाए। हमने तमाम वो सजेशन देनी है, वो फैसले लेने हैं जिनसे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। और शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी, जब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़े और डिविडेंड इनकम बढ़े। तो मैं कहता होता हूं हर सब्जेक्ट में ना एक दो अल्फाज ऐसे होती हैं चीजें, जिनको जबरदस्ती आपने अपनी थ्योरी में कमेंट्री में लिखना है। एसपीएम का पेपर जब आप देंगे तो उसमें कंपेटिटिव एडवांटेज का एक लफ्ज है, वो लाजमी लिखना है, घुमा फिरा के वहां पे लेके जानी है बात। एसपीएम में क्या होता है कंपेटिटिव एडवांटेज भाईजान? कि हमें अपने जो राइवल्स हैं, हाँ, राइवल्स पे आपको किस फैक्टर की बुनियाद पे आपको एज हासिल है। सारी गेम ही इसी चक्कर में है कि आप कुछ ऐसी गेम खेलें कि आप कंपेटिटर से एज ले जाएं। तो यहां पर आपने वही काम करना है कि अपने सब्जेक्ट में आपने रखना है कि कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लें, कोई ना कोई ऐसी सजेशन आप बताएं, कोई ना कोई ऐसी रिकमेंडेशन दें, या आई कैप ने आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप उन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें कंपनी की शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज ज्यादा हो रही है। अगर एक केस में कंपनी के शेयर की वैल्यू 5% बढ़ रही है और एक केस में शेयर वैल्यू 25% बढ़ रही है, तो आपकी रिकमेंडेशन उस तरफ होनी चाहिए जहां शेयर की वैल्यू 25% बढ़ेगी। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो काम खराब है। हमारे सब्जेक्ट में हर जगह घुमा फिरा के हमने हर चैप्टर को जबरदस्ती यहां लाना है कि इसका शेयर की मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो ये हमारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। उसके अलावा भी कई ऑब्जेक्टिव हैं, मसलन प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं? इसी तरह लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। कौन सी मैनेजमेंट? लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी लिक्विड कैश का होना। अब ये शॉर्ट टर्म में भी है, लॉन्ग टर्म में भी है वैसे। उसके अलावा नेक्स्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। ये सारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे नॉन फाइनेंशियल और शॉर्ट टर्म एंड पे आके सपोर्ट करते हैं long फाइनेंशियल, जी बिल्कुल। क्योंकि इनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो आपका आउटकम है जो आपको हासिल होना है ओवर द पीरियड, term। लॉन्ग रन में। समझ आ रही है? यानी इससे आपको इस पे सपोर्ट मिलेगी और इससे आपको उस पे सपोर्ट मिलेगी और इससे भी मिलेगी लॉन्ग रन में। लॉन्ग टर्म में कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा रेवेन्यू देगा, रेवेन्यू ज्यादा देगा तो डिविडेंड प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं आप। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इदारा लिक्विडिटी की मैक्सिमाइजेशन या मैनेजमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिस्क मैनेजमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कैसे पता चलेगा मुझे बताएं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम ये जो ऑब्जेक्टिव लेके बैठे हुए हैं ये अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी बताएं जी। अचीवमेंट कैसे पता चलेगी कि वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और नॉट? financial फाइनेंशियल statement से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जी, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जरूरी हैं। तो बेटा सुन लें, जो आपको रिपोर्टिंग में रेशो बताई गई थी ना, रेशो एनालिसिस,
वो जो आप रेशियो एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्या करते हैं, वो रेशियो एनालिसिस आपको गाइड करेगा कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो याद रखें रेशियो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। रेशियो को केपीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपको कोई भी रेशियो जो नंबर में हो या परसेंटेज में हो, अकाउंटेंट उसको रेशियो कहता है, और जो एसपीएम वाले लोग हैं वो उसको बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस। यानी आप जब तक केपीआई में अपने टारगेट को अचीव नहीं ना करेंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि नहीं किया। तो बेटा अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को चेक करना है तो आपको रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, और पूरा रेशियो का चैप्टर ओपन हो जाएगा इधर। अब वो रेशियोज कौन कौन सी हैं जी, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज कौन कौन सी हैं, अभी सिर्फ नाम मैं बता रहा हूं, फिर जाके आगे हम ये, हाँ जी, फॉर्मूले तो वैसे पेपर में आई कैप देगा, ये है रेशियोज आपके सिलेबस में। और ये रेशियो खाली यहाँ पे नहीं है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का फाइनेंसिंग डिसीजन है, उसमें भी रिकमेंडेशन से पहले आपको ये रेशियोज निकालनी पड़ती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज आपको बताएंगी कि क्या आपने प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइजेशन अचीव की या नहीं की। हाँ जी, तो उसमें प्रॉफिट की जो रेशियोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सुना हो शायद ये नाम आपने कभी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसका मतलब जीपी डिवाइड बाय सेल, कि कंपनी कितने परसेंट जीपी कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रॉस। इसी तरह एक एक एक्सपेंस की रेशियो भी निकाल सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट है, एडमिन एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट है। ठीक है, एक्सपेंसेस की रेशियो, इवन ये आगे पीछे तरतीब हो सकती है। रेवेन्यू की ग्रोथ निकाल लें, बल्कि सबसे पहले निकाली वैसे यही जाती है, रेवेन्यू की ग्रोथ। जी जनाब, ये आपको रेशियोज बताती हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की अचीवमेंट कहाँ पे है। इवन वो भी एक रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी की, ईपीएस और ईपीएस की ग्रोथ। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज हैं। मैं अभी फॉर्मूले नहीं करवा रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये रेशियो से हम असेस कर सकते हैं। जी एक मिनट रुकिएगा, जरा मैं चार्जर लगा लूं। हाँ जी, तो प्रॉफिटेबिलिटी की ये रेशियोज हैं जो आपको बताती हैं कि आप प्रॉफिट मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरी, लिक्विडिटी, या आपके पास लिक्विड कैश की शॉर्टेज तो नहीं है, आप लिक्विडिटी प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए आपने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी थी रिपोर्टिंग में या बचपन में कभी, मेरा ख्याल है उसमें एक रेशियो थी करंट रेशियो। अच्छा जी, एक होती है क्विक रेशियो या जिसको एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। फिर एक होती है ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल। इसके साथ फिर और रेशियोज अटैच हैं, रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड, ये इसके साथ लिंक्ड है कि हम रिसीवेबल से कितने अरसे बाद पैसे कलेक्ट करते हैं। पेएबल का पेमेंट पीरियड। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, क्यों फॉर्मूले क्यों नहीं बता रहा, आई कैप के फॉर्मूला शीट पे है, लेकिन फिर भी हमने लिखने हैं, बताने हैं जब जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं बता रहा। अच्छा जी, उसके अलावा एक है इन्वेंट्री का पीरियड, कि हम इन्वेंट्री कितना अरसा रख के बेचते हैं या यूज करते हैं। ये रेशियोज आपको बताती हैं कि आप लिक्विडिटी, बिजनेस का लिक्विड कैश प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके अलावा हमारे पास फिर रिस्क की असेसमेंट या रिस्क मेजरमेंट की रेशियोज हैं। रिस्क की रेशियोज थी जो ये बता, हाँ, कि आपके इदारे ने ऑलरेडी कितना रिस्क लिया हुआ है जी। तो उसमें सबसे मेन रेशियो जो है डेट इक्विटी रेशियो है, या गेयरिंग रेशियो भी कहते हैं जिसको। फिर उसके बाद एक रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
क्या आपका इदारा लोगों का इंटरेस्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं। फिर उसके बाद एक रेशो है डिविडेंड कवरेज रेशो। क्या हमारा इदारा प्रॉफिट दे में से डिविडेंड देने की कैपेसिटी रखता है। ये शेयर होल्डर का रिस्क बताता है, डिविडेंड कितने अनसिक्योर्ड है। ये ओवरऑल सबका रिस्क बताता है, ये डेट इन्वेस्टर का कि उसको इंटरेस्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये रिस्क की रेशियोज है। उसके अलावा जी ऑपरेटिंग लीवरेज भी एक चीज है, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। वो वैसे डेट इक्विटी रेशियो के ही मुतबादिल है। फाइनेंशियल लीवरेज ये आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये रिस्क की रेशियोज हैं। उसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए इन्वेस्टर रेशियोज हैं। तो उसमें पहली है डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कितने % डिविडेंड देती है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर उसके बाद एक है हमारी वो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। क्या है टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, जो ये बताती है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। ये हमारी किताब में नहीं दी हुई, ये शायद ही आपको है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। और उसके अलावा नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड रेशियो भी है एक इन्वेस्टर रेशियोज में। तो डिविडेंड की एक प्रॉपर फैमिली है, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कवर। ठीक है, तो डिविडेंड की ये पूरी फैमिली की रेशियोज आपको आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इनसे आपको पता चलेगा कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नो डाउट मैं अभी रेशियोज करवा नहीं रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे सब्जेक्ट में रेशियोज अगर आएंगी तो वो कैसे लिंक करेगा इसको, समझ आ रही है। वो रेशियोज को रेशियोज भी कह सकता है, केपीआई भी कह सकता है। क्या कह सकता है। और ये जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं, इन ऑब्जेक्टिव्स को वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी कह सकता है। फैक्टर और उनके मतलब ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा रहा उनका, उसको केपीआई कहते हैं टेक्निकल जबान में। हम फिलहाल अभी उसको छोड़ रहे हैं, बस अभी सादा अकाउंटेंट वाली जबान ही बोल रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो आपकी रॉस होती है ना, रॉस, इसको फर्दर एनालाइज किया जाता है दो रेशियोज से। रॉस को, वो दो रेशियोज कौन सी हैं, यानी रॉस में आने वाली, रॉस प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है, ये ऊपर लिखा हुआ था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा वो मिक्स हो गया है रॉस और ये, हाँ ये, तो ये जो रॉस है, इस रॉस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि भाई अगर आपका ये रॉस बढ़ रहा है पिछले साल से या गिर रहा है तो ये किस वजह से है। तो इसको फर्दर एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू मेन रेशियोज। एक रेशियो का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऊपर भी निकाल लिया हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और एक एसेट टर्नओवर। तो बेटा ये जो एनालिसिस कर रहे हैं इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ये आई कैप ने अपनी किताब में बताया हुआ है। बच्चे ये नाम देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस हर उस एनालिसिस को कहेंगे जब हम किसी भी रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों रेशियोज बढ़ेंगी ना तो इसका नेचुरल है कि रॉस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अगर ये दो रेशियो गिरेंगी तो कंफर्म है रॉस भी गिरेगी। अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है और दूसरा गिर रहा है तो फिर जिसका डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रॉस में आने वाली चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो रेशियोज हैं।
इस तरह इनकी आगे फर्दर एक्सपेंशन होती जाती है, ये एक ट्री सा बनता है। वो ट्री आपके लेवल पे सिर्फ यहां तक ही है, बाकी कुछ अमेरिकन किताबों में ये पूरे सफ़े का ट्री बना हुआ है। तमाम रेशोज को एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है ताकि पता चले कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से गिरा है तो रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से रेवेन्यू कम ग्रो किया है या खर्चे बढ़ गए हैं। फिर उन खर्चों की एक एक की रेशो रेवेन्यू के रिलेशन में निकालते हैं, तो वो इस रेशो के अंदर जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए ना, उन एलिमेंट्स की अपनी रेशोज भी हैं। समझ आ रही है आपको? तो ये जो एसेट्स टर्नओवर है के अंदर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर अलहदा निकाला जाएगा, करंट एसेट्स का टर्नओवर अलहदा निकाला जाएगा, तो वो इतनी डिटेल्ड ड्यू पॉइंट आपके लिए नहीं है। तो ये मैंने जो आज ये बताया, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है अपने सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, और वो चीजें पढ़ाई हैं जो हमारे पूरे सब्जेक्ट में बार बार इस्तेमाल होनी है। नो डाउट ये डिटेल से जाके ये जो रेशोज हैं ये मैं किस चैप्टर में पढ़ाऊंगा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। अब मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ आपको लिस्ट डाउन करके बताया है कि ये जो रेशोज आप बचपन में पढ़ते रहे हैं वो यहाँ पे भी हैं, लेकिन उनका फोकस पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बताती हैं कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं करें। ले जी, बस आज हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई सवाल पूछना हो? सर ये जो अभी आपने शीट तैयार की है ये कब? ये वाली शीट चाहिए आपको सारी? ये तो अभी आज ही अपलोड हो जाएगी क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। वैसे डेली जो होगा वो अपलोड नहीं होगी, चैप्टर के एंड होने पर अपलोड होगी। ठीक है, तो आपने डेली लिखना है साथ साथ जो भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल हम प्रॉपर अपना चैप्टर देंगे, वो वाला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।